जाली बैंक अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर भी गिरफ्तार। हुकूमत अपोजिशन से सियासी इंतकाम ले रही है, बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर सख्त तनकीद। पार्लियामेंट में हंगामा आराई, शहबाज शरीफ बजट पर अपना खिताब न कर सके। चंद वकला तंजीमों और रहनुमाओं की जानिब से हड़ताल की अपील नाकाम, अदालती कार्रवाई मामूल के मुताबिक जारी रही। डॉलर की कीमत 157 रुपए तक पहुंच गई। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बढ़ती कशीदगी सियासत को कहां ले जा रही है, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी से, पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना कायम खानी से और सदर लाहौर बार एसोसिएशन आसिम चीमा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क में गर्मी भी बढ़ रही है और साथ साथ गिरफ्तारियों का मौसम भी शिद्दत पकड़ रहा है। आज साबिक सदर जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा को भी नैब ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी रिहाइश गाह ही को सब जेल करार दे दिया गया है, यानी वो अपने घर में ही है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर के बाद अब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और लग रहा है कि अब नेक्स्ट गिरफ्तारी सिंध में ही होगी। और सिंध हुकूमत के मुस्तकबिल पे भी साथ साथ एक सवालिया निशान है, अगरचे ये अंदरूनी खबरें ये हैं पीपल्स पार्टी की कि डिसाइड कर लिया गया है कि अगर गिरफ्तार होते हैं चीफ मिनिस्टर तो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बिलावल भुट्टो ने जो तमाम मामलात हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई है। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। हमारा जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है उसको रिवर्स नहीं होने देंगे। हम हर महाज पे लड़ेंगे, लीगल फ्रंट पे लड़ रहे हैं। फरियाल तालपुर साहिबा बहादुर औरत है, सिंध का हर नुमाइंदा बहादुर है। आपने हमारे इस्लामाबाद के सड़कों के सिंध के जो MNAs हैं उन पे भी तशद्दुद किया। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं आपके बज़दिलाना हरकतों से। और याद रखे कि हमारा हर घर में औरतें हैं, आपका भी बहनें हैं, आपकी भी बेटी है, और आप हमेशा हुकूमत में नहीं रहेंगे। आगे भी काफी बातें की बिलावल भुट्टो साहब ने, जबकि मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट में कहा कि सियासी मुखालिफों की बहनें बेटियां जेलों, हवालातों और झूठे इंतकामी मुकदमात की नजर सिर्फ एक मुकद्दस और मासूम बहन अलीमा खान हैं, जो इतराफ जुर्म करके भी बिना किसी जरिया मुआश के अरबों के असासे साबित होने पर जुर्माना भरकर कानून को कटहरे में खड़ा करके उसका तमस्खर उड़ाकर चलती बनी। क्या बात है। मरियम नवाज साहिबा ने भी सपोर्ट किया है फरियाल तालपुर साहिबा को। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली के इजलास मुसलसल हंगामा राई होती रही। वहां पे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट के हवाले से तकरीर करनी थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली हुकूमती अरकान मुसलसल नारे लगाते रहे, जिसकी वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने तकरीर का आगाज ही हुकूमत पर तनकीद से किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत धांधली की पैदावार है। इस पर तहरीक इंसाफ के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर वो खिताब जारी ना रख सके। लेट्स वॉच दैट। कई दफा पुकार रहा हूं अपोजिशन लीडर साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कि आप अपनी बहस का आगाज करें, अपनी तकरीर करें। मुझे तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। अगर आपने तकरीर नहीं करनी तो मैं दूसरे को तकरीर दे दूंगा। हाउस इन ऑर्डर या आपके अपोजिशन को भी मैं हुकूमती बेंचों से मेरी गुजारिश है, तमाम वुज़रा से, कि अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। आपका हुक्म जनाब स्पीकर, PTI की धांधली ज़दा हुकूमत का पहला बजट कल पेश किया गया। आप तकरीर करें। ये खाकान अब्बासी साहब को भी बिठा देते हैं, कभी क्या करते हैं, आप उन्हें मौका दें जी पूरा बोलने का।
आप देख सकते हैं किस कदर केओस है असेंबली में। एक तरफ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सियासी लड़ाई जारी है। पार्लियामेंट रोजाना एहतजाज और हंगामा राय की वजह से एक अखाड़ा बनी हुई है, तो दूसरी जानब मईशत के हवाले से खतरे की घंटियां मुसलसल बज रही हैं। डॉलर की कीमत 157 रुपए तक पहुंच गई है और लग रहा है कि कोई रोकने वाला नहीं है डॉलर को। मुल्की मसाइल हल करने के बजाय अपोजिशन और हुकूमत बजाय इसके कि इकट्ठे बैठ जाएं, कुछ मईशत पे बात हो, वो एक दूसरे से दस्त गिरबा है। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की वजह से और आपस में एनिमोसिटी हो गई है। सूरत हाल पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के बाद क्या रुख इख्तियार करेगी, लगता नहीं है कि ये रिजॉल्व होने जा रही है। इस पर बात करेंगे। एंड ये गिरफ्तारियां भी रुकने वाली नहीं है, गिरफ्तारियां अब जारी हैं। सो उसका क्या असर पड़ेगा? कम टू यू रुबीना सादत कायम खानी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी वजीर दाखिला एजाज शाह की वजह से है, मलबा उन्होंने उस पर डाल दिया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, कोई सबूत है आपके पास इसका? देखिए, जब भी इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, और आपको भी पता है फरिया, आप भी जो है बहुत अरसे तक पार्लियामेंट को कवर करती रही हैं और पॉलिटिकल जो है वो सिनेरियो में जो है वो अपनी आई थिंक अभी आपको भी काफ़ी अरसा हो गया और हम सब देखते रहे हैं कि ये डोर जो है वो कहाँ से खुलती है। जब भी जिस वक्त की हुकूमत होती है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव के बग़ैर, उसके जो है इंटीरियर मिनिस्टर के बग़ैर जो है इस तरह के इक़दामात जो है वो इदारे ख़ुद से नहीं करते होते और वहाँ से ऊपर से परमिशन आती है तो फिर वो ये स्टेप्स लेते हैं। तो ये तो साफ मैं समझती हूँ कि इसमें सबूत होने या ना होने की बात ही नहीं है। ये हम सब आप समझते हैं जो इस पॉलिटिकल सिनेरियो में रहते हैं कि इदारों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि खुद से गिरफ्तार कर लें, उनको पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए। हो सकता है पीटीआई जो कहती है कि हमने खुद मुख्तार कर दिया, आप लोगों ने ना किया हो। अच्छा ठीक है, ये मान लेते हैं। अगर अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो गिरफ्तारियां होती और तमाम जो है वो नेब की जो है वो तहकीकात होती, तो मैं समझती हूँ कि वाकई हम समझते कि ये डोर कहीं से नहीं हिल रही है। क्या आज जो है कैबिनेट में जो बैठे वजीर हैं वो क्या पीटीआई के हैं? क्या जो है वो काफ लीग जो एक डिक्टेटर की जमात थी और आज वही लोग पीटीआई के साथ नहीं बैठे? जो जिन लोगों के लिए ये के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे करप्शन के बड़े बड़े, आज वही लोग इनकी कैबिनेट में बैठे। मतलब जो वहाँ उस तरफ चले जाएं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, दूध के धुले हुए हो जाते हैं, और जो अपनी पार्टी से जो है वो वफादारी रखें, लॉयल्टी रखें, उनके ऊपर जो है ये नेब जो और बाकी जो भी इदारे हैं वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो ये तो साफ जाहिर है। आज मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से फरियाल यू बिलीव कि गवर्नमेंट इसके पीछे है, मगर बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो फिर देखना खान के साथ क्या होता है। बिलावल भुट्टो साहब इस तरह की बात नहीं करते, उनको क्या जरूरत पड़ी? तो डायरेक्ट थ्रेट है। देखिए, मैं ये कहूँगी फरियाज कि हमने कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतकामी सियासत नहीं की और हमने कोशिश की है कि इस जो ट्रेंड को जो है वो तोड़ा जाए। और आप देखें 90s में जो हम पे मुकदमात हुए और फिर जो उनको हमने फेस किया और पीपल्स पार्टी ने एक स्ट्रगल की और एक सफ़र किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जमहूरियत को ट्रैक पे रखने की बात की। लेकिन आज ये हद हो गई है कि हमारी माओं बहनों को जो है वो जेलों में घसीटा जा रहा है, उन जो है वो उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। तो ये या तो वो फिर अपनी बहन जो उन अलीमा बाजी हैं उनके खिलाफ भी जो है उसी तरह से केसेस को खोलें, उनको भी इसी तरह से जो है वो अपने उनके घरों में जो है वो सब जेल में रखा जाए या अरेस्ट किया जाए। तो ये तो साफ जाहिर है। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो और या उसके बाद जो है आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा, हम लोग जो भी है पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो इन डिक्टेटरों से और इस डिक्टेटर नुमा हुकूमतों से जो है हम डरे नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे। फरियाल तालपुर साहिबा एक बहादुर औरत हैं, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाला है, उनके वर्करों को संभाला है, उनके लिए काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और आज इस तरह के हथकंडों से जो है वो हमारे हौसले जो है वो बस नहीं कर सकेंगे। ये बातें सब ठीक, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? जब बेल कैंसिल हो गई, ज़रदारी साहब जेल चले गए, तो ऑब्वियसली फरियाल साहबा ने जेल जाना था। ये कोई नई बात तो नहीं हुई।
ठीक है, हमने डील की होती तो फिर आज ये तो हालात नहीं होते ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। हमने डील ही तो नहीं की है, हमने हमेशा आवाम का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया है। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम इलेक्शंस का जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बने। हमने कोशिश की है कि आवाम के पास जो है वो हम अपनी अदालतें लगाएं, उनके पास अपने फैसले लेके जाएं। जब आवाम आपके लिए जब बाहर निकलती है, आवाम जब आपके लिए कोड़े खाती है, आपके लिए जेलें काटती है, तो फिर ये साफ नजर आ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। हम एक जमहूरी जमात है। जो सबसे अहम बात इसमें है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी की, आपने भी एंडोर्स की है, यू आर नाउ सेइंग कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत की तरफ की एक हुकूमत है, और पीएमएल लग रहा है कि फुल बैक भी कर रही है उनको। शंदाना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस वक्त बने थे इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह साहब, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एतराज उठाया था। अब वो खुल के कह रहे हैं कि एजाज शाह, इंटीरियर मिनिस्ट्री इज बिहाइंड दीज। शुक्रिया जी। आई डोंट नो ये कहाँ से कह रहे हैं, बट चले, उनका हक है, आज़ादी राय है, जो भी कहे। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये केस जिसके हम GIT रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये तो 2015 में, अगर आपको याद है, PML NGO इनके एलाइज हैं, उन्होंने ये केस किया था, ठीक है, और उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में ये अरेस्ट हुआ है। तो एजाज शाह साहब का क्या काम है PMLN से, मुझे इतना बता दें तो मसला ही खत्म। लेकिन जैसे वो कह रही हैं कि बगैर किसी की बैकिंग के नहीं कर सकते इदारे, ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर अलीम खान को किसने अरेस्ट किया और 100 दिन अंदर किया था, वो किसकी बैकिंग थी? फिर वो भी एजाज शाह साहब की थी या प्राइम मिनिस्टर की थी? मतलब ये कैसी बातें? सुप्रीम कोर्ट जहांगीर तरीन साहब को बरतरफ कर देती है, वो किसकी बैकिंग थी फिर? यानी मुल्क में कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट है। मजे की बात करिए, पता है मैं सारी बातें सुन रही हूँ, मुझे थोड़ा सा गम इस बात का होता है कि हम अपने आप को एक बात 5 दफ़ा बताते, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा हम उसको मानने लगते हैं कि ये सच है। वो शायद हम तो खुद मान लें, लेकिन अवाम को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ी सी मोहतरमा की बात करती हूँ कि जो मोहतरमा की स्ट्रगल थी जनरल ज़िया के खिलाफ, उसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और पाकिस्तान में देखा है हर खातून बीबी बनने के शौक में, एक कहती जी मैं बेनज़ीर की तरह हूँ, मैंने फादर को सपोर्ट किया, दूसरी कहती मैं बेनज़ीर की तरह। जी बेनज़ीर मोहतरमा शहीद की तरह कोई हो ही नहीं सकता, शायद उनके अपने बच्चों में भी कोई ना हो। उस खातून ने जो सिर्फ आदि थी हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड की और बड़े बड़ी अच्छी, फरियाल तालपुर इज नॉट लाइक नो नो, आई एम सेइंग नोबडी इज लाइक हर, एब्सोल्युटली नो वन। प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। ना हमारी पार्टी में है ना इनकी पार्टियों में है, देयर इज नो अदर बेनज़ीर भुट्टो। सो प्लीज लेट्स मूव ऑन। नंबर 1, उनकी जेन्युइन एक डेमोक्रेसी के लिए थी। उन्होंने अगर वालिद का रिवेंज लेना होता ना, तो वो इतनी मगराने मसना थी अपनी गवर्नमेंट में कि वो बदले किसी से लेती। उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, चुपचाप करके काम उन्होंने शुरू कर दिया। सो वो एग्जाम्पल प्लीज एक साइड पे रखते। दूसरी बात ये बात करती हैं कि जी तर्ज हुकूमत है, रिवेंज है। मुझे आप ये बताएं, दुनिया के किस मुल्क में सिवाय पाकिस्तान के, और अभी अमेरिका में ही हुआ है कि ट्रंप साहब ने अपने दामाद को और बेटी को काम पे लगा दिया, दुनिया के किस हुकूमत में या तो बादशाहत होती है तो आपके फुप्पो चाचे ताए मामे लग जाते हैं। यहाँ पे आप भुट्टो साहब की लेगेसी की बात करते हैं और हेल्थ मिनिस्टर सिंध की बनती है डॉक्टर पेचू, वो कौन है? वो भुट्टो साहब की क्या लगती है? ठीक है, बिलावल साहब की फुप्पो होंगी, बट अब सारा मुल्क उसका खमियाजा भुगते। ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे मुल्क की मुसीबत ये है, ये गुलामाना सोच है, इससे हम निकलने से कायर नहीं। तो ब्रिगेडियर चाचा हो गया, खान साहब हो गया, खलाई मखलूक हो गई, सच को देखने की हिम्मत किसी की नहीं है। ये मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ। ये हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कि आपका सारा खानदान कोई ना कोई मिनिस्ट्री संभाल रहा हो। अच्छा, GIT की रिपोर्ट आती है, उसमें क्या लिखा हुआ है? रॉयटर्स की उस दिन रिपोर्ट आई, रॉयटर्स तो PTI का नहीं है ना, उसने लिखा हुआ जी कि $400 मिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसके पास तो हमारे पास भी प्रूफ्स आ चुके हैं। तो वो GIT के पास नहीं जाएंगे वो। ठीक, अच्छा, पाकिस्तानी आम बंदा ये खड़े मैं हूँ, आप हम तो जेल में जाते, कोई नहीं चीखता, कोई सड़क पे नहीं निकलता। 10,000 की चोरी और लाख रुपए की, 10 लाख की, और जो अरबों रुपए की चोरी, उसका पूछा भी ना जाए, क्यों? Right. We have to take a break. Please. दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे पूछे, पार्टी ने शदीद मुज़म्मत की है फरियाल तालपुर साहबा की गिरफ्तारी की। We will talk about it right after break. एंड वेलकम बैक। वैसे दानियाल चौधरी, मरियम नवाज साहिबा ने अफसोस का इजहार किया है, हमजा शहबाज साहब ने कहा बहुत बुरा हुआ है। ये आप लोगों ने अपनी हुकूमत के ज़माने में बनाया था मुकदमा, उस वक्त की डिटेल्स हैं। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब अगर सिर्फ मुकदमा बनाना है? what were you expecting? There was always a chance कि जब आप कोई मुकदमा बना रहे हैं उसमें पकड़े भी जा सकते हैं लोग।
देखिए पहले यहाँ एजाज शाह साहब की बात हो रही थी, तो शायद मेरी बहन को एजाज शाह साहब की हिस्ट्री का नहीं पता, ना इनको पता है ना इनकी पार्टी को पता है वो लाए कहाँ से गए, वो आए कहाँ से और पहले किसके मुहाफिज थे और क्या क्या करते रहे। तो आई थिंक कि उनका जो रोल है जितना क्रेडिबल है वो सबको पता है। और अगर आपको एजाज शाह साहब पूरे सिनेरियो से गायब नजर आए बलूचिस्तान के हमले में, आप कोयटा के ब्लास्ट के देख लें, आपके मुल्क में और ब्लास्ट हुए वो आपको नजर ही नहीं आए, इंटीरियर मिनिस्टर ही आपके गायब थे। तो जब इमरान खान साहब से मिनिस्ट्री लेके एजाज शाह साहब को दे देगी तो कुछ तो होगा। वो इट इज़ फॉर देम टू टेल अस एंड लॉट ऑफ पीपल डू नो कि उनकी क्या रियलिटी है, लेकिन you do not know the background from where he's coming from. That is the background he carries. मतलब वो PTI के आइडियोलॉजिस्ट हैं, PTI का मैनिफेस्टो कैरी करते हैं। Does he know what PTI is? Has he ever done any struggle for PTI? क्या ये लोग जानते हैं? क्या पार्टी की मीटिंग्स में मिले हुए पहले? नहीं, कोई भी नहीं जानता। जिस तरह इनके फाइनेंस मिनिस्टर आए, जिस तरह FBR के चेयरमैन आए, इसी तरह एजाज शाह साहब को भी प्लांट किया गया। और अभी आप देखेंगे 20 तारीख के बाद और जो 2 मिनिस्टर्स प्लांट किए जाएंगे, इनके मिनिस्टर्स को रिमूव करके, वो भी ऐसे ही आएंगे। आप आने वाले दिनों में देखिए यहाँ देखिए ये अब हमसे बेहतर ये बताएंगे किसको रिमूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी के लोग हैं और आप देखेंगे कौन कौन से लोगों को ये ऐड ऑन कर रहे हैं और किनको रिमूव कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए एहतसाब ये करेंगे जो 3 साल पिछले 10 महीने में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कर्जा लेके आज बैठे हुए हैं, जो 5 साल KPK में अपना नैब का मुझे KPK में 5 साल का जो उनका हेड था उसका तो नाम बता देंगे, मुझे बता दें नैब को हेड कौन करता था, मुझे ये आज बता दें कि BRT केस का अभी तक क्या हुआ, जो 28 अरब का बनना था 100 अरब पे पहुंच गया, ये बताएं कि अभी तक नंदीपुर में क्या हुआ, ये बताएं कि परवेज खट्टक को कब अरेस्ट करेंगे। ये जब कहते हैं हम 10 साल पुराना एहतसाब करेंगे तो ये मुझे बताएं कि जो इनकी सफों में अपने जो इनके फ्रंटमैन ओपनिंग बैट्समैन है फिरदौस आशिक अवान से शुरू करें और आप और पूरी पार्टी में जाएं, उनको कब अरेस्ट करेंगे, क्योंकि वही उस 10 साल के पायनियर्स थे, वो जिस 10 साल की ये बात करते हैं इनके ओपनिंग बैट्समैन थे, ये वो लोग थे जो इनके पीपल्स पार्टी और तमाम दूसरी जमातों के स्पोक्स पर्सन थे, जो चौधरी शुजात और परवेज लाई ये इनको डाकू कहते थे, ये इनको पकड़ना था इन्होंने। तो किधर गया इनका इंसाफ, किधर गया इनके अकाउंटेबिलिटी। और ये आपको नाम नहीं बता सकेंगे अकाउंटेबिलिटी के चेयरमैन का जो KPK में 5 साल में लगाए, क्योंकि वहां अकाउंटेबिलिटी ना इन्होंने की, ना करना चाहते थे, ना की। वो दरख्तों का केस हो, वो BRT का केस हो, वो मालम जब्बा का केस हो, इनके तमाम लोग उसी तरह इन्वॉल्व हैं और ना ये बिलीव करते हैं अकाउंटेबिलिटी में, ना ये करेंगे। कंसीडरिंग के मुकदमा आप लोगों का बनाया हुआ है, लेकिन ये लोग उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। किसको आपका नैरेटिव क्या है? मैं तो फरियाल तालपुर साहिबा की देखिए, फरियाल तालपुर का देखिए हमारा सिर्फ ये नैरेटिव है कि अगर आप इमरान खान को प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अरेस्ट नहीं करते हेलीकॉप्टर केस में, अगर आप उसको क्या नाम है जहांगीर परवेज खट्टक को उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट होने के बावजूद भी आप उनको अरेस्ट नहीं करते, मालम जब स्कैंडल में चीफ मिनिस्टर को जिनको नायब ने 3 दफा बुलाया उनको अरेस्ट नहीं करते, तो फिर ये जवाज नहीं बनता कि आप पिक एंड चूज करो, या अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और अगर आपको इतना ही शौक है तो अपने आप से शुरू करें, अपने गहरबान से शुरू करें, अपने बंदों से शुरू करें और अकाउंटेबिलिटी होते हुए नजर आनी चाहिए। कम टू रुबीना साहब, बट इफ यू वुड क्विकली आंसर दैट कि ये बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में हैं जिनके नाम हैं मगर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैं चेयरमैन के नाम भी बता दें, 4 साल 5 साल जो लगे रहे हैं KPK में इनके, अलीमा खान साहबा का भी जिक्र किया। अच्छा, 2 बातें देखिए, इन्होंने बहुत चीफ बैरिस्टर साहब बहुत काबिल बैरिस्टर है और अगर खुदा ना खास्ता मेरा कोई नायब का केस हो मैं आप ही को हायर करूंगी। इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया आपको, जो आपने पूछा कि केस किसने किया था, केसेस में कुछ नहीं हो रहा। सुने बताती हूँ, उस पर भी आती हूँ कि जिसने केस किया वो पकड़ी गई है, अब उस पर ही अपसेट है। खुदा वास्ते ये खुली हिपोक्रेसी है। आप ही ने केस किया था, आपको तो खुश हो जाए कि आप तो क्रेडिट ले इसका, वैसे भी जो PTI वो काम करती है उसका PMLN क्रेडिट लेती, तो इसका भी ले लें थोड़ा सा। चलो एक बात कर दें। दूसरी बात इनकी बिल्कुल सही है कि अगर वाकई में अकाउंटेबिलिटी की पार्टी है और अगर अपने लोगों को नहीं पकड़ेंगे तो ये झूठ साबित होगा, राइट। यहाँ तक तो मैं इनके साथ हूँ, लेकिन जब अलीम खान साहब को उठाया गया वो क्या था, उसको खलाई मखलूक जिसको कहते हैं ये लोग, उन्होंने तो नहीं उठाया, इसी नायब ने उठाया था। एजाज शाह साहब का क्या लेना देना उस केस से, और एजाज शाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर, अब उस नायब से अब गठजोड़ कर रहे हैं, शायद उनको वो चीजें पता हो जो मुझे नहीं पता। वो जो लॉजिक पे बात नहीं उतारी तो मैं इस पे इस वक्त कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती। दोनों जी, a lot of people are not from your party. What does that have to do with NAB? मुझे थोड़ा सा ये समझा दें। A lot of people are not from my party. I'm not from my party. I'm a technocrat. मैं
अपनी नौकरी छोड़ के आई थी, मैंने पीटीआई के लिए एक दिन का काम नहीं किया। हाँ, मेरे वालिद थे पीटीआई में, वो अलग सोच थे, वो नाराज होकर चले गए, फिर हम वापस आ गए। आप किस हर कोई, मैं अभी पीटीआई क्यों, लेकिन देखिए अब आप मेरे 40 साल काउंट करेंगे कि आपने किसको वोट दी। मैं तो वोट नहीं देती थी क्योंकि पार्टी ऐसी थी, मुझे पता था एक जाएगा दूसरा आएगा, इट्स यू नो मेरी गो राउंड, इन्होंने यही काम करने थे, मैं तो वोट नहीं देती थी। मैं पहली दफा जिंदगी में वोट दिया। ओके, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बात की थोड़े से कर्जे की, जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये कल से बार बार मिफ्ता साहब की ट्वीट आ रही है तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जरूरी। इन्होंने कर्जे की भी बात की, 2.5 ट्रिलियन है कर्जा एक्चुअल हमारा, और जो 3.9 की बात हो रही है ना, वो इनके माशाल्लाह जो हम पे धरे हुए कर्जे आए हैं उनका डेट सर्विसिंग है क्योंकि डॉलर की प्राइस नीचे ऊपर होगी। और तीसरी बात जो कमीशन की बात की, अगर आप इस पर लंबी बात करना चाहेंगे कमीशन की तो कर सकते हैं। छोटी सी बात कि इनको तो खुश होना चाहिए कि कमीशन बन रहा है, ये एहतसाब का कमीशन नहीं है, ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन साहब की हमूद रहमान कमीशन थी। दुनिया में होती है फैक्ट फाइंडिंग कमीशन कि फॉर वंस एंड फॉर ऑल, यही तंग है कि मैं बार बार चोर क्यों कहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। जो इनके लोग हमारे पास आए हैं और वो चोरियों में इन्वॉल्व थे तो वो भी नजर आ जाएगा, इसमें नाराजगी की क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ आती। लोग आपकी पार्टी में ही हैं जो इन कर्जों के अच्छा नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा नहीं है, उन्होंने तो अपने सवाल का जवाब खुद देते। और ये अच्छा जवाब है कि कमीशन हो, सवाल जवाब हो कि जी ये पैसे किधर गए, और अगर हमारी पार्टी में लोग बैठे हुए ना पकड़ लें उनको, हमने रोका है किसी को। देखिए खाली एक चीज, अगर तो इन्हें प्रोसिक्यूशन करनी है तो अपनी पार्टी से शुरू करें, और अगर इन्हें प्रोसिक्यूशन करनी है तो फिर जिस तरह अभी तक चल रहा है उस तरह करें। लेकिन प्रोसिक्यूशन को अगर वाकई इन्होंने करना चाहते हैं तो अपने मिनिस्टर्स के साथ शुरू करें, उनको आगे लेके आए, बताएं कि उनके दौर में क्या हुआ, अदवार में क्या हुआ, और फिर उसको आगे लेके जाएं। से क्लैरिफिकेशन दे दो, हमारे मिनिस्टर्स को 10 महीने हुए हैं और जरदारी साहब और ये बाकी केसेस तो कितने सालों से चल रहे हैं, तो हर एक चीज टाइम से 6 साल से मिनिस्टर्स हैं। बात तो पूरी सुन रहे हैं, भी आए हुए हैं दूसरी पार्टी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो केस पहले हुआ था उसका नतीजा पहले आएगा, जो केस बाद में खुला उसका नतीजा बाद में। रॉकेट साइंस नहीं है, बाद में ही आएंगे, फिर तो आप लोग बिल्कुल अभी आखिर में है, 2 में हो पता चल जाएगा ना। कमीशन के हवाले से रिजर्वेशंस क्यों हैं? क्योंकि ये बड़ी अहम बात है जो वैसे सामने की है। बहुत सारे लोग आपकी पार्टी छोड़कर, खास तौर पे पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में है, सो उनको करने दे इन्वेस्टिगेशन, इनके अपने लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, सबकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। देखिए कमीशन बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो लोग होने चाहिए उसमें जो वाकई फेयर जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो कोई भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन जो ख़ास तौर पर आप देख लें फरिया, आप ये बात अभी मेरी बहन बहुत बड़ी कर रही थी कि अजरा पेचियो के हवाले से हेल्थ मिनिस्ट्री उनको दी हुई है, उनके घर में है। जहांगीर तरीन किस हैसियत से जो है वो कैबिनेट को हेड करते हैं? मेरा क्वेश्चन ये भी है कि वो जब एक नाअहल है अदालतों की तरफ से, तो वो फिर आपकी कैबिनेट की मीटिंग्स में किस चीज़ की ब्रीफिंग देते हैं, और उसको वो क्या इतनी उनमें अहलियत है कि वो आपकी पूरी कैबिनेट के ऊपर फोकस रखते हैं? दूसरा मैं ये कहूँगी कि जो है वो ठीक है, हमने तो कहा है ना कि हमने 11 साल आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल काटी है, 18 साल जो है वो केसों का सामना किया है। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि ठीक है, अलीम खान की बात कर रहे हैं, वो एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया गया कि हाँ ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दी कि हम अपने लोगों को भी, वो फिर वो 10 महीने बाद वो कुछ अरसे बाद जो है वो उनको रिहा कर देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को ये पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए कि हमने अपने लोगों को भी एहतसाब शुरू किया। जो नेब के जो चेयरमैन है, उन्होंने खुद कहा कि अगर मैं हुकूमत में बैठे वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, जो पीटीआई के साथ लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो ये हुकूमत हिल जाएगी। तो फिर मतलब उनको रोका हुआ किसने? आप जब जिस तरह से कह रहे हैं कि इमरान खान की कोई जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है या इंटीरियर मिनिस्टर की जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर नेब चेयरमैन के ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है? अदालतों के ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है? हुकूमत में बैठे इन्हीं लोगों का प्रेशर होगा ना। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, इस पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
जी मैं फरिया में ये कहूंगी कि पहले ये अपने आप से शुरू करें, फिर हम कहेंगे ठीक है आप हमसे भी करें। हमें तो आपको आसान है ना, हम तो कर ही रहे हैं एहतसाब का सामना, लेकिन आप जो है वो कोई एक ऐसी एग्जाम्पल रियासत मदीना वाली जो है वो सेट करें कि जो अपने से ही एहतसाब शुरू हो। लेकिन इनकी कोलो फेल में तजाद है, वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपने पहले भी इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर का सुना और आज भी वो जिस तरह से कहते हैं, तो वो कोलो फेल में तजाद है इनके। बिल्कुल राइट। लेट मी ब्रिंग इन अनदर मैटर। आज 14 जून को बाज़ वुकला रहनुमाओं की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी, लेकिन वो कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दी। पाकिस्तान की अदालतों में मामूल के मुताबिक तमाम कार्रवाई हुई, हमारे रिपोर्टर्स ने ही बताया। एक नई एहतजाजी तहरीक के जरिए कहा जा रहा है कि प्याली में तूफान पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, अभी तक तो ये कामयाब नहीं हुई। खबरें ये भी है कि पाकिस्तान के निज़ाम को मुतज़लज़ल करने के लिए कुछ बैरूनी ताकतें हैं जो शायद अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहती हैं। मुशीर इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपनी ट्वीट में कहा, पाकिस्तान के वुकला आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार हैं। उनसे अपील करते हैं कि अपनी बसीरत और सलाहियतें नज़र की मजबूती के हुकूमती असलाहाती एजेंडे का साथ देने में बरूए कार लाएं। लाहौर बार ने भी एहतजाज और हड़ताल को मुस्तरद कर दिया और इसके खिलाफ बाकायदा एक करारदाद मंजूर कर ली। लाहौर बार का मौक़िफ़ है कि मुल्क में एहतसाब का अमल जारी है, कानून सबके लिए बराबर है। जस्टिस फाइज ईसा का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। आसिम चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। ये एक सबसे अहम सवाल कि बार बार हम लोग ये कहते थे, सब लोग कहते थे कि मुकद्दस गाय कोई नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। सो अगर एहतसाब का मामला आता है किसी जज के लिए तो इतना गुस्सा क्यों है? आसिम चीमा जी, साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आखिरी वर्डिंग मैं नहीं आपके सुन सका, लेकिन बात ये है कि जी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया है, हम उसकी हमायत में हैं। वो इसलिए हमायत में है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान और 2 सीनियर जज और 2 सीनियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान का पर मुश्तमिल है। और जो भी रेफरेंस, अगर ये कहते हैं कि रेफरेंस गलत है, किसी मेलाफाइडी पे मबनी है, तो वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो रेफरेंस को देखेगी। अगर नहीं वो बन सकता तो उसको टर्न डाउन कर देगी। लेकिन हमें उस रेफरेंस के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहिए। मेरी ऐसा किसी पार्टी से रिलेशन या किसी पार्टी से एफिलेशन नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ की खातर हम किसी सूरत भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। जिस तरह आज जो रेफरेंस की समाअत पर अदलिया के सामने खड़े हुए जो लोग, वो हड़ताल उनकी इतनी कामयाब नहीं हो सकी, उसकी क्या वजह है? देखिए, ये कोई मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई तकरीबन 1,60,000 वकील हैं, तो उसमें कोई ना कोई तो उनकी पार्टीज, जिस तरह आज कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वकला साहबान हैं या जिनकी अपने कोई एफिलेशंस हैं, वो सारे वहाँ पे गए हुए थे। उनका जो भी उन्होंने वहाँ पे अमल किया है वो कोई मुनासिब। सर, हम सबको तो नहीं कह सकते कि एफिलिएशन वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंस हो। कुछ मैं एज ए लॉयर इसमें कमेंट करना चाहूंगा जी, रिगार्डलेस ऑफ अ पार्टी। ही इज आल्सो अ लॉयर, बट यस यू कैन सर्टेनली कमेंट। अगर इजाजत है चीमा साहब। देखिए, चीमा साहब की चीज से मैं डिसएग्री करूंगा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, हमारा पूरा चेंबर है, वकील हैं साथ चलने वाले। देखिए, आपके लोगों की ग्रीवेंसेस क्यों हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज हज़ारों केसेस हैं। ये दिस इज़ नॉट वन ऑफ द ओनली केस। आज हमारे केसेस हैं, मेरी भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है जो XYZ, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑन मीडिया, लेकिन जो XYZ जज के खिलाफ थी वो आज तक एंटरटेन नहीं हुई। और पुरानी 1400 एप्लीकेशंस जो पड़ी हुई हैं वो एंटरटेन नहीं हुई। साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ जो एप्लीकेशन थी वो एंटरटेन नहीं हुई। तो आप कैसे आउट ऑफ नोवेयर, फ्रॉम थिन एयर, आप एक उस जज की लगा देते हो जिसने बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए धरने केस के ऊपर।
आपका द प्रेजुडिस क्यों उठता है और ये क्वेश्चन मार्क क्यों उठता है और डाला जाता है और सारे वकला जो है वो क्यों इसके ऊपर थोड़े से जो पूरा एक ग्रुप बना हुआ है बेसिकली अगर कहते हैं कि भाई अगर 1400 लोगों के ऊपर देखिए अगर वो ये कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, हमारा ये मौका है, हम ये कह रहे हैं कि ये देखें आप ये कहा जा रहा है कि आप उन तमाम लोगों को इकट्ठे करो, उनके भी खोलो और अज्ञात टर्न वाइज करो। इसमें हमेशा वो होता है जिसकी बारी आती है लग जाती है। जस्टिस साहब का सुपरसीड क्यों किया और पुरानी एप्लीकेशंस को, इनका केस क्यों फास्ट ट्रैक में चला गया, वो सिर्फ इसलिए गया, मेरी जहां तक जाती राय है, पार्टी की राय नहीं, जाती एज अ वकील ये राय है, क्योंकि ये धरने केस में इन्वॉल्व थे, क्योंकि इन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स दी, क्योंकि इन्होंने इनको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया था और उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी और उसके आगे रिव्यू का आगे टाइम आ रहा है और उसमें ये प्रेजुडिस उठाएंगे, कहेंगे कि बिकॉज ही इज कॉन्ट्रोवर्शियल ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट बेंच, और इस बेंच को तोड़ने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं। डिसाइड करना हो सकता है ये एंटरटेन ही ना हो, क्यों अभी से इतना ज्यादा। I know Justice Khosa very well. He's a very honorable judge, has an amazing repute. So then again, what puts a question mark into the entire thing is that कि वो फास्ट ट्रैक क्यों हो गया उनका केस और 1400 वकील पीछे क्यों रह गए। सस्पिशन तब अराइज करती है जब ऐसी चीजें आपको नजर आती हैं और आउट ऑफ ऑर्डर। इसका ये मतलब नहीं कि जस्टिस खोसा साहब को सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप जब चीजें आउट ऑफ टर्न आगे उठा के लेके जाई जाती हैं सस्पिशन ऑटोमेटिकली खड़ी होती है या आप करते हो। बट आज के हवाले से जो मैं बताया शीमा साहब ने, उस पर मजीद बात करते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन जितनी भी मुश्किलात खड़ी करे असेंबली में या जो भी आपस में मामलात खराब हो, असल मामला जो गवर्नमेंट को फेस करना है वो इकॉनमी का ही है। एक बार फिर डॉलर की कीमत ऊपर चली गई, मगर असेंबली के अंदर हम वैसे ही शोर गुगा देखते रहे। शमनारा साहिबा, किसी वक्त स्टेबिलिटी का तासुर कम से कम आएगा आपकी गवर्नमेंट में, या मुसलसल एक अनसर्टेनिटी है जो बजट के बाद भी उसी तरीके से कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है? अनसर्टेनिटी किस किस्म की अनसर्टेनिटी जी? ओके, ये आई थिंक बैरिस्टर दाना को ज्यादा तफसील से बता देंगे कि कौन सी अनसर्टेनिटी है, बट आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। दोबारा डॉलर की प्राइस हाइक करी है, उससे पहले खुद आके असद उमर साहब खैर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त थे जब उन्होंने कहा अब डॉलर की कीमत ऊपर नहीं जाएगी। अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, फिर और लोग आ गए, फिर यहाँ पर हारून साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अब कोई मसला नहीं होगा, फिर वो भी चले गए। इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी क्या आप चाहती हैं? देखिए, दो बातें हैं इसमें। नंबर वन, अनसर्टेनिटी उसे कहते हैं जब आप एक ख़ास बिजनेस या तरीके से आदी हो, राइट? सिर्फ अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता हूँ। एक तरीका था बिजनेस पाकिस्तान करने का, करप्ट था, करप्ट नहीं था, और बहुत लोग हमें मिनिस्ट्री में भी आके कहते हैं कि मैडम चलो हमें पता था कि जी फलाने पटवारी को पैसे देने, फलाने ठेकेदार को देने, हमें पता था कि चोर कौन है, चोर की जेब में पैसे भरो काम हो जाना है। कहते हैं मुसीबत ये कि वो डरते हैं चोरी से सब, क्योंकि नैब ना पकड़ ले, हमारे काम फिर भी रुक जाते हैं, हमारे काम नहीं होते। अगर आप उस किस्म की अनसर्टेनिटी की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो रहा है इस पाकिस्तान में। छोटे छोटे तबकों में हो रहा है, छोटी चोरियां अभी भी हो रही होंगी, लेकिन लोग डरे हुए हैं और डरना चाहिए भी। ये वो मुल्क नहीं होना मशहूर इसके लिए चाहिए कि जी आप इधर जाएं 20 मिलियन देकर अपना आधा हाथ वहाँ छोड़ के आएँ। इस मुल्क की रेपुटेशन हमें साफ करनी है, ठीक? अगर इससे अनसर्टेनिटी कॉज हो रही है, ये होगी, इसका एक साइड इफेक्ट है, पहली बात। दूसरा, आपने डॉलर की बात की, देखें आज से तकरीबन 10 दिन पहले डॉलर 146 पे आ गया था, अगर आपको याद है। उस पे किसी ने ढंडोरे नहीं पीटा कि जी से पाकिस्तान की मैशत अच्छी हो गई। नहीं, मैं इन जनरल कह रही हूँ बार कि देखिए नहीं, बट उससे मैशत ठीक तो नहीं हुई ना डॉलर की नीचे से। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि डॉलर के ऊपर उनसे आपकी मैशत बर्बाद नहीं होने लगी है। ये फ्लक्चुएशंस होती रहेगी, जैसे आपने बोला, जब तक एक फुल स्टेबिलिटी नहीं आई। अब हम स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में आ चुके हैं, स्टेबिलिटी आएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी, देखिए तो आपको कंज्यूमर है पाकिस्तानी जो गुर्बत और इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। एक आपका बिजनेस पर्सन है जो बहुत एक लोकल है, एक इंटरनेशनल जहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, मैशत करना चाहता है, और उनको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए। अब आपको एक बात बता दूं, मैं 2-3 शोज में कही है, पाकिस्तान कुछ वाहिद ममालिक में से है जिसको कहते तो इमर्जिंग मार्केट है, बट ये है फ्रंटियर मार्केट। यानी कि एक इमर्जिंग मार्केट है 15% तक मार्जिन ले जाते हैं, फ्रंटियर मार्केट में 30% तक मार्जिन लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान में होता रहा है। अब होगा ये कि जैसे जैसे, और हमने खुद बाय द वे ये भी बात करते हैं, हमने इकोनॉमी श्रिंक क्यों की कि आपको जो डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट, वो अनसस्टेनेबल हो गया था। 45 बिलियन की इंपोर्ट और 20 बिलियन की एक्सपोर्ट, आप लोग, तो हमने उसको श्रिंक किया, हमने इंपोर्ट्स कम की।
हम खुद वो आग को ठंडा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ठीक है, बढ़ाना भी था ना, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट को श्रिंक करना था, लेकिन जब तक आपका एक्सपोर्ट बेस नहीं है फरीदा, तो वही आपको देखिए डॉलर की बात, डॉलर पे दोबारा आते हैं। लोग कहते हैं कि जी देखिए आपने डॉलर को महंगा कर दिया, रुपए को अपनी असल प्राइस पे लेके आ रहे, तो एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ी? बिल्कुल ये सही ऑब्जेक्शन है, लेकिन आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए 5-10 मोटी मोटी बातें थी। मैं सिर्फ एक बात करूंगी कि इस मुल्क में 12 साल से इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? ऐसे ग्रो करेगी कि जो मुझे एक परमिट मिल गया, मैं कज़न हूँ, मैं मामी हूँ, मैं चाची हूँ, ऐसे नहीं होती है मीशत दुनिया में। ये मैंने कल भी एग्जाम्पल दी वियतनाम की, वो एक LDC भी था, लीस्ट डेवलप कंट्री था, वॉर टॉन भी था, अमेरिका ने उन पर बमबारी की थी। 15 साल में हमारी मईशत, हमारी एक्सपोर्ट्स 45% बढ़ी है, उनकी 647% बढ़ी है। So we are saying we're in the right direction. We are in the right direction, but it will take time. I can guarantee you it will take time. ये हम 10 दफा ये बात करें तो ऐसा ही होगा। वैसे साहब आप लोग ऐसे ही रोज शोर मचाते हैं, आज का बजट की तकरीर कर नहीं सके शहबाज शरीफ साहब, लेकिन ये तमाम मामलात आपने खराब किए थे, वो ठीक करने की कोशिश करें। देखें, चंदाना साहब ने बड़ा प्यारा आपसे वापस काउंटर क्वेश्चन किया था कि क्या अनसर्टेनिटी। देखिए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ना, तो वो the locals, the commoners went to the crown and told कि हाँ we don't have bread to eat, ठीक है। तो उसने बड़ा उसने कहा सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू ईट द केक। तो इनका असल में हालात ये हैं कि इनको पता ही नहीं है कि अनसर्टेनिटी क्या है। आज रुपये की बात करती, डॉलर के बढ़ने से शाहदाना साहिबा कह रही थी कि कोई इकॉनमी को फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इमरान खान साहब जो कहते थे कि जो आपका वज़ीर आज़म अरबों रुपए अपने जेब पे डालता है, हर बंदा मकरूज होता है, चाहे वो सच बोल रहे थे, ये बोल रहे हैं। आज 27% 28% के ऊपर डीवैल्यूएशन के बाद आपकी 2% एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। ये यहाँ तो बहुत अच्छा लेक्चर दे रही हैं, लेकिन उन इकोनॉमिस्ट को क्यों नहीं दे सकी हफीज पाशा साहब को कि मैशत का क्या हाल हो जाएगा इससे करने से। देखिए अगर इनको डीवैल्यूएशन करनी चाहिए थी, इनको आस्ता आस्ता करनी चाहिए थी। आज अगर आपका ये हाल है कि आपकी 20, देखिए हमने आज डॉलर आपको पता कितना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में द हाईएस्ट 157, इनको ये भी नहीं पता होगा आज 157 पे है, क्योंकि इनका राब्ता ही नहीं है, इनका आवाम से राब्ता ही नहीं है, ये नहीं पता होगा इनको। ये कहते हैं कि इनको स्टेट बैंक से पता चलती है तो पता चलता है। इमरान खान कहता है कि मुझे टीवी से पता चलती हैं चीजें, और मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं अपनी बीवी को कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इनकी ये हालात है कि इनको आम बंदे की आवाज का ही नहीं पता। ये आज खाली देखिए, खाली आज एक चीज बात है, आपको एक बात बता दें कि आपके हर चीज पीछे छोड़ दें। आज ये इतनी नालायक हुकूमत है, इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है कि ये अपना जो टैक्स कलेक्शन करना था, टैक्स कलेक्शन होता है कि एक दुकान से आप 300 रुपया पिछले महीने कलेक्ट करते हैं, अगले दफा जाओ तो 250 रुपया लेके आज और कह दो पिछली हुकूमत की नालायकी है। ये वहां भी 500 अरब रुपया छोड़ के आ गए, टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर सके। ये बात करते हैं आज 2 साल हो गए, 2.5 साल इनको हो गए हैं, ये नहीं पता कर सके, इनको पता चल सका कि मेट्रो के जो बस लेके आए थे उसके दरवाजे राइट नहीं लेफ्ट में होने थे, उसका टर्न किधर होना था। इन्होंने पहले नैब का चेयरमैन का नाम नहीं बता सके, ये क्योंकि इनकी इनकॉम्पिटेंस है। ये आज भी बताएं कि आपके इन तमाम चीजों के बावजूद, देखिए आप जब प्राइम मिनिस्टर ने 2 बहुत बड़ी बातें की। एक, जब उन्होंने एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की, एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करने के बाद आपने क्या किया, आपकी स्टॉक मार्केट 1500 पॉइंट 1100 पॉइंट डाउन थी। और दूसरा, जब ये बात करें जैसे डॉलर 146 पे गया था, उस दिन इनका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हफीज शेख साहब की ट्राइब्यून पे लिखी हुई है कि उस दिन उन्होंने 20 बिलियन रुपए मार्केट में किए थे, स्टॉक मार्केट में पुट इन किए थे, और ये तमाम चीजों के बावजूद नहीं कर सके कि लोग उनके ऊपर एतमाद नहीं करते। ब्लूम्सबर्ग इकोनॉमिस्ट लिखता था पाकिस्तान इज द second fastest growing economy in the region and fastest Muslim growing economy, और आज कहता है पाकिस्तान is the worst performing currency। वो इनकी नालायकियों, नाअहलियों और इनकॉम्पिटेंस की वजह से। मुझे भी कमेंट लेना है। रुबीना साहब, डॉलर की कीमत, बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि नजर ही यहाँ से हटाने के लिए गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जी बिल्कुल, नज़र तो यही आ रहा है फरिया कि जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी वो 2.5 रुपया था, और आज जब से पाकिस्तान बना है और आज तक का जो पीरियड है PTI की हुकूमत के आने तक से पहले का, वो इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ जितना 10 महीने में जो है वो डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई है। मतलब इनकी इनकॉम्पिटेंसी तो वो पहले 10 महीनों में यहीं पे नज़र आ जाती है कि जो मुआशी बहरान का शिकार आज पाकिस्तान है, और जो गरीब एक वक्त की रोटी भी खाने जैसा नहीं है, तो वो तो जो है वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि वो अपोजिशन के, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली हमेशा ऑन द फ्लोर